कभी कभी कोई खबर केवल खबर नहीं होती है, बल्कि एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसके पीछे छुपी हुई सच्चाई आपको हिलाकर रख देती है। और जो नासिक में हुआ वो ऐसा ही मामला है। नासिक आईटी कंपनी में रेप और धर्मांतरण मामले से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर, बड़ा अपडेट इस खबर पर सामने आ रहा है। देखिए, मामले की जांच कर सकती है सेंट्रल एजेंसियां। नासिक पुलिस ने जांच रिपोर्ट जो है वो एनआईए, एटीएस और आईबी को सौंप दी है। रेप और धर्मांतरण मामले में बड़े रैकेट के शामिल होने का शक जो है वो सामने आ रहा है। This as a widening investigation by Nasik police into allegations of sexual harassment at a multinational company has now revealed a complex set of claims spanning nearly 4 years from 2022 up until 2026. Central agencies are now stepping into this entire case. The Anti-Terrorism Squad, National Investigating Agency and Intelligence Bureau are all tracking the developments in this particular case and widening the scope of this high-profile case. आपने देखा होगा कि किस तरीके से लिबरल्स केरला स्टोरी 2 को प्रोपेगेंडा साबित करने में लगे हुए थे। लव जिहाद एक बड़ी कंस्पिरेसी थियरी है। The Kerala files a distorted stories, along with some distorted stories, the concocted stories. 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी। भाई और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। This may be your Kerala story, it certainly is not our Kerala story. लेकिन नासिक में टीसीएस स्टोरी निकल के आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। सोचिए, जिस टाटा फैमिली को नेशन बिल्डिंग का सिंबल माना गया, उनके जाने के बाद उनके ही ऑफिस में नेशन तोड़ने की साजिश रची जा रही है। नासिक में जो आईटी कंपनी में ये जो गिरफ्तार हुए हैं, आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ उत्तार, दानिक शेख, ये जो शायद 6 के 6 टीम लीडर हैं, इनका खेल जो आरोप है तो बड़े खतरनाक है। नितेश राणे कह रहे तो कॉर्पोरेट जिहाद था ये, वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन शोषण, रेप, जबरन धर्मांतरण, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, दोपहर के वक्त नमाज पढ़वाना के आरोप, बीफ खिलाने तक के आरोप लगे हिंदू महिलाओं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है क्या है? आज खुद अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि जो सामने आया है वो तो शायद पूरी कहानी है ही नहीं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है। मतलब जो दिख रहा है उसके नीचे और भी बहुत कुछ हो सकता है और शायद ऐसे केसेस अभी भी सामने आने बाकी हैं। जैसा आपने अभी कहा कि इसको एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी है कि अगर आप किसी काफिर को कन्वर्ट करते हैं तो आपको हज जाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो क्या यही कारण होता है या और कुछ कारण है इसके पीछे जिसके वजह से जो युवा है मुसलमान समुदाय से वो अट्रैक्ट होते हैं इस आइडिया को, उन्हें लगता है कि इस तरह की चीजें करनी चाहिए, मतलब अपनी प्रोडक्टिव उम्र में वो ये सब चीजों के पीछे पड़ जाते। तो सवाल सीधा है, नासिक में आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर 4 साल तक अलेजिडली कन्वर्जन का इतना बड़ा खेल चलता रहा और किसी को पता तक नहीं चला? और अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो असली कहानी कितनी बड़ी हो सकती है? आइए समझते हैं पूरा मामला डिटेल में। देखिए, नासिक में एक मामला सामने आया है और वो कोई नॉर्मल ऑफिस हैरेसमेंट का मामला नहीं है, बल्कि एक काला धंधा चल रहा था। बेसिकली अभी तक जितनी जानकारी सामने आई है उससे ये साफ दिखता है कि एक ही ऑफिस के अंदर पूरा नेक्सस बन चुका था जिसमें लोग अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके नॉन मुस्लिम एम्प्लॉयज को टारगेट कर रहे थे और उनके साथ कन्वर्जन का पूरा रैकेट चला रहे थे। शायद आपको पता होगा कि ये पूरा मामला एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी यानी कि टीसीएस के नासिक बीपीओ ऑफिस में हो रहा था और जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें आसिफ अंसारी, शाफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख के नाम शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर लोग टीम लीडर पोजीशन पर थे, यानी उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल था कि कौन किस टीम में रहेगा, किसका काम क्या होगा और किसकी परफॉर्मेंस कैसी मानी जाएगी। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं वो विक्टिम के अनुसार शुरुआत नॉर्मल तरीके से करते थे, यानी काम के बहाने बातचीत होती थी, गाइडलाइंस दी जाती थी, एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाता था और धीरे धीरे ये इंटरेक्शन पर्सनल होने लगता था। कॉल्स, मैसेजेस और अलग से बात करने के बहाने बढ़ा दिए जाते थे। विक्टिम ने कहा कि उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बातें की गई, उन्हें घूरा गया, कमेंट्स पास किए गए और कई बार फिजिकल टच तक की कोशिश की गई। कुछ मामलों में तो ये बात मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक पहुंच गई थी। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका, असली मामला तो इसके बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद कंट्रोल शुरू हो गया। विक्टिम्स के अनुसार कई बार उनकी फोटोज और वीडियोस बिना बताए रिकॉर्ड की गई और फिर उन्हें साफ कहा जाता था कि अगर उन्होंने मना किया या फिर किसी को बताया तो ये सब इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा।
मतलब सिचुएशन ऐसी बना दी जाती थी कि विक्टिम के पास प्रैक्टिकली कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि वो जॉब भी छोड़ सकें या फिर आराम से काम कर सकें, क्योंकि उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। जैसा आपने अभी कहा कि इसको एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी है कि अगर आप किसी काफिर को कन्वर्ट करते हैं तो आपको हज जाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो क्या यही कारण होता है या और कुछ कारण है इसके पीछे जिसके वजह से जो युवा है मुसलमान समुदाय से वो अट्रैक्ट होते हैं इस आइडिया को, उन्हें लगता है कि इस तरह की चीजें करनी चाहिए, मतलब अपनी प्रोडक्टिव उम्र में वो ये सब चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। विक्टिम्स के अनुसार उन पर इस्लाम में कन्वर्ट होने का दबाव डाला जा रहा था, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा था, उनके साथ रोजा रखने तक की जबरदस्ती की गई। और अगर कोई मना करता था तो उसे बार बार मेंटली प्रेशराइज किया जाता था। और इस बात को कई विक्टिम्स ने साफ साफ कहा है कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया है। कुछ कंप्लेंट्स में ये आरोप भी लगाया गया कि उन्हें बीफ खाने के लिए फोर्स या फिर प्रेशराइज किया गया, जो उनके पर्सनल बिलीफ के बिल्कुल खिलाफ था। और यही पैटर्न अलग अलग लोगों के साथ रिपीट हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार विक्टिम्स की संख्या 8 से 9 से भी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि जो अभी तक हमारे सामने आया है वो शायद पूरी कहानी भी नहीं है। जब कुछ एम्प्लॉयज़ ने हिम्मत करके HR से कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उल्टा उन एम्प्लॉयज़ को ही टारगेट कर दिया गया, फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि उस HR का नाम था निदा खान। सोचिए, एक महिला जिसके पास पावर है कि वो इस सेक्सुअल एक्सटॉर्शन और कन्वर्जन के रैकेट को रोक सके, उसने कुछ नहीं किया क्योंकि उम्मत की बात बीच में आ गई। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये पूरा सिस्टम इतने समय तक चल रहा था तो ये अचानक से बाहर कैसे आया? देखिए, ये मामला ना खुद ब खुद बाहर नहीं आया है। ये तब बाहर आया है जब एक विक्टिम ने चुप रहना बंद किया और सीधे पुलिस के पास गई। एक महिला एम्प्लॉय बहुत हिम्मत जुटाकर देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वो एक डिटेल्ड कंप्लेंट दर्ज कराती है। और ये कोई सामान्य शिकायत नहीं थी, उसने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। उसने केवल अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि ये सब एक बार नहीं, लगातार एक पैटर्न के रूप में हो रहा है और इसमें वही सेम लोग बार बार शामिल थे। पुलिस इस कंप्लेंट को हल्के में नहीं लेती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नासिक पुलिस ने एक प्लान्ड ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत महिला पुलिसकर्मियों को डमी कैंडिडेट बनाकर उसी BPO ऑफिस में जॉब के लिए भेजा गया। इन महिला पुलिसकर्मियों ने खुद को नॉर्मल जॉब सीकर्स की तरह प्रेजेंट किया। उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, इंटरव्यूज दिया और अंदर एंट्री ले ली। इन महिला पुलिसकर्मियों ने ऑफिस के अंदर जाकर ग्राउंड रियलिटी को क्लोजली मॉनिटर किया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, कौन किससे कैसे बात कर रहा है और किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को अप्रोच किया जा रहा है। कुछ ही समय में उन्हें वही पैटर्न दिखाई देने लगता है जो विक्टिम ने अपनी स्टेटमेंट्स में बताया था। यहीं से पुलिस को डायरेक्ट ऑन ग्राउंड कंफर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद पुलिस बाकी के एम्प्लॉयज़ से बात करना शुरू करती है। यहीं से केस का असली विस्तार सामने आता है। धीरे धीरे और लोग सामने आते हैं और जब उनकी स्टेटमेंट्स ली जाती हैं तो सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि हर विक्टिम की कहानी अलग नहीं है, बल्कि लगभग एक ही जैसी है। हर जगह उन्हीं अक्यूज्ड के नाम, वही अप्रोच, वही प्रेशर और वही सीक्वेंस रिपीट होता हुआ दिखाई दिया। इस स्टेज के ऊपर पुलिस को साफ समझ में आ गया था कि ये कोई रैंडम कंप्लेंट नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है जो लंबे समय से चल रहा है। इसके बाद पुलिस तुरंत मल्टीपल FIRs दर्ज करती है। कुल 9 FIR दर्ज होती हैं, जिसमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष एम्प्लॉई शामिल होता है। ये अपने आप में प्रूफ बन जाता है कि मामला आइसोलेटेड नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन अगले लेवल पर जाती है। पुलिस केवल स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं करती, बल्कि डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। इसमें व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और इंटरनल कम्युनिकेशन को डिटेल में एनालाइज किया जाता है और इन सब को क्रॉस चेक किया जाता है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि विक्टिम्स जो कह रहे हैं वो एक्चुअल डेटा से मैच करता भी है या नहीं। यहीं से व्हाट्सएप ग्रुप्स और कोऑर्डिनेशन वाला जो एंगल है वो भी सामने आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हो जाता है कि ये सब अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं थे, बल्कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से किए जा रहे थे। अलग अलग लोग आपस में जुड़े हुए थे और प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान एक और बड़ा एंगल सामने आता है।
कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही थी कि इस पूरे नेक्सस के पीछे बाहर से फंडिंग या सपोर्ट का शक भी है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन अगर ये सही साबित होता है तो इसका अर्थ ये है कि ये सिर्फ ऑफिस के अंदर का मामला नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के रूप में बाकी के ऑफिसेज में भी चल रहा होगा। जब स्टेटमेंट्स, पैटर्न, डिजिटल एविडेंस, तीनों ही चीज़ें एक दिशा में जाती हैं, तब पुलिस एक्यूज को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन लेती है। इसके बाद आसिफ अंसारी, शैफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तर और दानिश शेख, इन जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ ना एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब 4 साल तक चलता रहा। इस दौरान विक्टिम्स दबे रहे, ब्लैकमेल होते रहे और सिस्टम अपना काम करता रहा। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने हिम्मत करके आवाज़ उठाई और उसके बाद कई लोगों ने सामने आकर सेम पैटर्न को बताया, पूरा का पूरा सिस्टम धीरे धीरे करके टूटने लगा। ये केस एक चीज़ को साफ साफ दिखाता है कि जब मल्टीपल रेडिकल लोग एक ही तरीके से एक ही स्ट्रक्चर में काम कर रहे हों और ये लंबे समय तक चलता रहे, तो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी बन जाता है। ये सब ना 4 साल तक चला और ये बात ये दिखाती है कि कुछ रेडिकल्स अपने मजहब में कितने अंधे हो चुके हैं। देखिए, नासिक में जो मामला सामने आया है, अगर उसे सिर्फ एक हरासमेंट का केस समझ लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जो डिटेल सामने आई हैं वो ये दिखाती हैं कि यहाँ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था, बल्कि रिलीजन का इस्तेमाल एक टूल की तरह किया जा रहा था। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ यह है कि वर्क प्लेस, जो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल स्पेस होना चाहिए, उसे इस्लामिक कन्वर्जन का अड्डा बना दिया गया, और वो भी उस जगह पर, उस सिस्टम के अंदर जिसे एक ऐसे इंसान ने खड़ा किया था जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने में लगा दी, जिसका नाम नेशन बिल्डिंग का सिंबल माना जाता था। उसकी ही लेगेसी के अंदर ऐसा आरोप सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब यहाँ पर असली समस्या क्या है, ये समझना जरूरी है। देखिए, मामला इसलिए सामने आया क्योंकि एक विक्टिम ने हिम्मत दिखाई। अगर वो आगे नहीं आती तो ये 4 साल की जगह 10 साल भी चल सकता था, 15 साल भी चल सकता था, या शायद कभी सामने ही नहीं आता। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। असली सवाल ये है कि भारत में ना जाने ऐसे कितने काले धंधे चल रहे होंगे जो कभी सामने ही नहीं आते हैं। इस्लाम के नाम पर होने वाले काले धंधे जिस दिन सामने आएंगे उस दिन क्या होगा। और इसी वजह से जरूरी हो जाता है कि ऐसे मामलों को आइसोलेटेड इंसिडेंट्स मानकर बंद ना किया जाए, बल्कि ब्रॉडर लेवल पर जांच होनी चाहिए इनकी। क्योंकि अगर एक बड़े कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर अलिजिडली इतना बड़ा ऑर्गेनाइज पैटर्न डेवलप हो सकता है, तो ये मानना गलत होगा कि ये सिर्फ एक ही जगह तक सीमित है। महाराष्ट्र सरकार के खुद के ही 2026 के एक बिल में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में साफ लिखा हुआ है कि राज्य में रिलीजियस कन्वर्जन को रेगुलेट करने के लिए डेडिकेटेड लॉ की कमी थी और एग्जिस्टिंग लॉज इस तरीके के मामले को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी कानून के अंदर अनलॉफुल कन्वर्जन को जबरदस्ती करना, धोखाधड़ी करना, मिस रिप्रेजेंटेशन, थ्रेट, फ्रॉड करना और यहाँ तक कि ब्रेन वॉशिंग थ्रू एजुकेशन जैसे आधारों पर डिफाइन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाने का प्रपोजल रखा गया है। लेकिन इसी डॉक्यूमेंट में यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यह बिल 13 मार्च 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे लागू होने के लिए राज्य सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूरी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लंबे समय तक एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क की कमी रही और इसी वैक्यूम के कारण ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पुलिस को अलग अलग सेक्शंस जोड़कर केस बनाना पड़ता है, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस, इंटिमिडेशन, वर्कप्लेस वायलेशन और धार्मिक जोर जबरदस्ती जैसे अलग अलग एंगल्स को साबित करना पड़ता है। और अब इसीलिए आधे अधूरे एक्शन से काम नहीं चलेगा। एसआईटी को बिना बायस, बिना किसी प्रेशर के और बिना कॉर्पोरेट नेम से प्रभावित हुए फुल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स का पूरा एनालिसिस होना चाहिए, फंडिंग एंगल्स को ट्रेस करना चाहिए, एचआर के रोल की जांच होनी चाहिए, इंटरनल कंपनीज का पूरा रिकॉर्ड निकाला जाना चाहिए, हायरिंग पैटर्न और टीम एलोकेशन को देखा जाना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स तक जैसी चीजें चेक करनी चाहिए। अगर ये इन्वेस्टिगेशन पूरी सीरियसनेस के साथ की जाती है तो शायद ये सिर्फ एक नासिक बीपीओ केस नहीं रहेगा, शायद ये एक लैंडमार्क केस बन सकता है जिसमें ऐसी दर्जनों, सैकड़ों कंपनियां खुल सकती हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में, हमें आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।